हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। तो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए अवेलेबल हैं सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड, ये सब अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो उन लिंक्स को ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आपकी पोम द ट्रीज़ के हम एक्सप्लेनेशन, समरी ये सब कवर कर चुके हैं। पोएटिक डिवाइसेस में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ और अब हम पढ़ेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। यानी सबसे पहला स्टैंजा जो है इस पोम का, उसमें आपको देखकर ये बताना है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक ऐसे जंगल में आपको नहीं मिलेंगी जहाँ पेड़ ही नहीं है। यानी एक ऐसा जंगल जहाँ पेड़ ना हो, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो एकदम ख़त्म ही हो जाती हैं, यानी 3 चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, याद है? अगर एक्सप्लेनेशन देखा है तो अच्छे से याद होगा कि बर्ड्स जो होती हैं, यानी चिड़ियाँ जो डालियों पे टहनियों पर बैठती हैं, वो वहाँ नहीं देखने को अब मिलती, क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो चिड़ियाँ बैठेंगी कहाँ। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बरोज़ में छुप जाते हैं, बिल बना के उसके अंदर छुप जाते हैं, पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, वो इंसेक्ट्स के लिए अब जगह ही नहीं बची है, तो वो कहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो एक्सप्लेन की गई है वो है सूरज को लेकर, यानी सूरज अपने कदम कहाँ रखेगा। इसका मतलब ये है, सूरज के कदम का यहाँ पर मतलब है सन रेज, यानी सूरज की किरणें। यानी सूरज की किरणें जब पत्तों पर गिरती हैं या पेड़ों पर गिरती हैं तो एक अलग अलग आकृतियों की अलग अलग शैडो सी बनती है, शेप बनती है। अब वो शेप, वो डिज़ाइंस जो हैं वो नहीं देखने को मिलेंगी। अब हो सकता है आप सोचें कि मैम वो अगर शैडो नहीं भी समझ में आ रही है, अलग अलग शेप की नहीं भी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वेल स्टूडेंट्स, जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, आई डोंट नो आपने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन पहले ऐसा, जब पेड़ होते थे बहुत सारे तो क्या होता था, जैसे किसी पत्ती पे अगर कोई शैडो मतलब धूप की किरण पड़ रही है तो उसकी जो शैडो जिस तरीके की ज़मीन पे बनती है ना, तो उस पर हम हमारे पैरों से, हाथों से एक डिज़ाइन बनाया करते थे और बहुत इन्जॉय किया करते थे उसको। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये अनुभव सिर्फ करने पर ही मिलता है, सिर्फ किसी को बताकर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक अनुभव है जो आप जीना चाहते हो और जीना भी चाहिए। लेकिन चूंकि आजकल पेड़ ही नहीं, उतनी ज़्यादा छाँव, उतनी ज़्यादा आकृतियाँ अब नहीं बन पा रही हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये शैडो भी अब एब्सेंट है, मतलब इसकी एब्सेंस भी हो चुकी है। तो ये है वो 3 चीज़ें। देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन, जो कि है, द 3 थिंग्स दैट मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस, टहनियों पर बैठी हुई जो चिड़ियाँ हैं वो, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, यानी जो भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा दूसरे जानवर भी हैं, ख़ास तौर से मंकीज़ यानी बंदर, वो भी जो अटखेलियाँ करते हैं, इधर उधर छुपन छुपाई सी खेलते हैं, वो भी अब देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि वो पेड़ों में ही छुपा करते हैं, उनकी पत्तियों में छुप जाते हैं। और सिर्फ मंकीज़ ही नहीं, और भी जानवर जो होते हैं, या मैं कहूँगी अगर आउल की बात करूँ, उल्लू की बात करूँ, तो वो भी बहुत पत्तों में छुप जाते हैं, नज़र ही नहीं आते हैं। तो वो अब छुपन छुपाई जो ये खेलते हैं नहीं खेल सकते, नहीं हो सकता ये। फिर द सन बरिंग इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, यानी ये भी शैडोज़ की ही बात हो रही है कि अब सूरज की किरणें जो हैं वो सीधी ज़मीन पर आ जाती हैं, कोई भी पत्ते या उनकी लेयर्स, कोई टहनियों की लेयर्स नहीं है जिसके थ्रू कोई शैडो, कोई परछाई बन सके, कोई डिज़ाइन बने ज़मीन के ऊपर उस परछाई की, कोई रेखा आकृति बन सके। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है, होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। What picture do these create in your mind? Sun bury its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? यानी ये जो फ्रेज है sun bury its feet in shadow, ये पढ़कर आपके दिमाग में क्या पिक्चर एक क्रिएट होती है और
पोएट क्या बताना चाहता है सन की फीट से, सन की फीट का मतलब क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि सन की फीट यानी सूरज के जो कदम हैं, उसके जो पैर हैं, उसका मतलब है सूरज की किरणें यानी सन रेज। तो सूरज की किरणों से इसका मतलब है। और क्या इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज ये क्रिएट करती है कि उगता हुआ सूरज है, उसकी किरणें पड़ रही हैं पत्तों पर, पेड़ों पर, और उससे वो छनती हुई धूप पड़ रही है ज़मीन पर, धरती पर। और जो बीच बीच में जो पत्तियां आ रही हैं, टहनियाँ आ रही हैं, वो एक आकृति सी बन रही है, उनकी जो छाँव पड़ रही है, जो एक छाँव ज़मीन पर गिरती है, कहीं धूप है कहीं छाँव है, और इसकी एक आकृति बनती है। तो ये पूरी इसी तरीके की इमेज क्रिएट होती है। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The sun feet are the rays of the sun that reach the earth after falling on the leaves of the trees and finally reach the earth's surface। यानी पत्तियों से छनती हुई धूप जो है ज़मीन तक पहुंचती है और सुंदर सुंदर आकृतियां भी बनाती है छाँव की या परछाई की। ये भी बहुत ही इजी आंसर है स्टूडेंट्स, होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोम, What do their roots, their leaves and their twigs do? यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर, ये जो पोम है उसकी एकदम शुरुआत में भी आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस पोम के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ हैं। यानी बिफोर यू रीड से के अंदर एक क्वेश्चंस दिए गए। बिफोर यू रीड करके तो कोई सेक्शन नहीं है सच, बट आपके पोम से जस्ट पहले ही 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनमें से एक ये भी है कि पोम के अंदर जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, वो कहाँ हैं। What do their roots, their leaves and their twigs do? यानी इनकी जड़ें, इनकी पत्तियाँ और इनकी जो टहनियाँ हैं वो क्या करती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ट्रीज़ जो हैं वो पोम के अंदर कहाँ हैं, बंद दीवारों में, यानी किसी के घर में हैं, ठीक है, एक घर में 4 दीवारी के भीतर हैं, छत के अंदर। और उसकी जो जड़ें हैं वो बरामदे से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। जो आंगन है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, वरांडा ये वर्ड यूज़ हुआ है इस पोम में। तो वरांडा के अंदर एक क्रैक्स आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पत्तियाँ, यानी जो पत्तियाँ और जो टहनियाँ हैं उनको पनप बढ़ तो रही हैं, वो ग्रो तो कर रही हैं, लेकिन उनको फैलने की जगह नहीं है। तो एक ही एक जगह बस इकट्ठी होती जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे खिड़की, दरवाजे और छत पर जोर लगा रही हों, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही हों ताकि वो उनके बाहर निकल सकें और खुली हवा में सांस ले सकें और बाहर निकलकर आज़ाद हो सकें। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका डिटेल्ड रिटन एक्सप्लेनेशन एक देख लेते हैं। द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस, यानी घर के अंदर है। The roots are working hard to remove themselves from the cracks of veranda। मतलब जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं कि किस तरीके से अपने आप को अलग कर ले इस आंगन से। तो ये कैसे पता चल रहा है कि अलग करना चाह रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे कुछ रूट्स जो होती हैं, कुछ कुछ पेड़ों की जो जड़ें होती हैं इतनी मजबूत होती हैं कि जैसे जैसे वो फैलती हैं तो फर्श में भी क्रैक आने लग जाते हैं। तो ये वही बताया गया है कि आंगन के अंदर क्रैक्स आने लग रहे हैं, इतना ज़्यादा वो पेड़ बढ़ रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो पेड़ है यहाँ पर छोड़कर जाना चाह रहा है इस जगह को। The leaves are making an effort to reach towards the glass in order to come out and the twigs are making attempts to set themselves free and reach the forest। ये वही मतलब है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो टहनियाँ और जो पत्तियाँ हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इस छत, इस दीवार और इस शीशे, खिड़की से इनको तोड़कर बाहर निकलना चाह रही हैं। और कहाँ जाना चाह रही हैं, कहाँ पहुँचना चाह रही हैं, मानो वो फॉरेस्ट, वो जंगल पहुँचना चाह रही हों, अपने उसी हैबिटेट में जो उनका वास्तव में असली घर है। आई होप ये भी आपको आंसर अपना ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, रिटन एक्सप्लेनेशन है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है ये, What does the poet compare their branches to? यानी जो branches है वो पोएट ने किससे तुलना उसकी की है, मतलब किससे एक कंपैरिजन किया है। तो वो कंपैरिजन किया है, the poet uses the word long cramped for the branches. She says that branches are trying hard to come out of the roof. She then compares them with newly discharged patients who are trying to move out in their half consciousness। इसका ये मतलब है कि जो क्रैम्प्ड ब्रांचेस है ना,
लॉन्ग क्रैम्प्ड ब्रांचेस, पहले तो इससे कंपेयर किया है और फिर न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। ये दो वर्ड्स से मतलब कंपेयर करने का बेसिकली यहाँ मतलब है कि कौन से उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो ब्रांचेस को दर्शाती हैं, मतलब किन शब्दों से आपको पता चलता है कि वो ब्रांचेस के लिए यूज़ किए हैं। तो पहले तो क्रैम्प्ड, एक क्रैम्प का मतलब बेसिकली क्या होता है, कई बार पैरों के अंदर सनसना सा महसूस होना, दर्द सा होना, नसों का मसल स्ट्रेन हो जाने की वजह से एक जो दर्द जो होता है वो, तो इसकी वजह से ब्रांचेस के लिए इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उनकी नसें तो नहीं है लेकिन जो उनकी ब्रांचेस की ये जो टहनियाँ और पत्तियाँ ये जो हैं उनको फैलने की जगह नहीं मिल रही, तो एकदम मुड़ तुड़ गई हैं, एकदम अच्छे से नहीं वो फैल पा रही, अच्छे से नहीं पनप पा रही हैं। तो ये जो मुड़ तुड़ रही हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किया है लॉन्ग क्रैम्प्ड। और उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ किया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जिसका ये मतलब होता है कि एक हाफ कॉन्शियसनेस जो होती है ना एक नए नए पेशेंट की, जो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से, उसे अभी अभी छुट्टी मिली है, वो इंसान अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं है, अभी भी हाफ कॉन्शियसनेस में ही है। ठीक है, तो पूरी तरीके से होश में नहीं है, इसीलिए ये बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रांचेस को बताने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे हम ये समझते हैं कि इसका अर्थ जो है वो ब्रांचेस है। तो पहला लॉन्ग क्रैम्प्ड, उसका मतलब है ब्रांचेस, और फिर है न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, उसका मतलब है ब्रांचेस। हाफ कॉन्शियसनेस क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट्स जो हाफ कॉन्शियस होते हैं, आधे होश में आधे बेहोशी में, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, तंदुरुस्त नहीं हुए हैं, और लेकिन उनको जल्दी मची रहती है कि कब वो इस हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर जाएं और अपने घर में जाएं, उसी तरीके से जल्दी मची हुई है इन पेड़ों को, इनकी ब्रांचेस को, टहनियों को, कि इनकी शाखाओं को, कि कब मैं इन दीवारों से, इन खिड़की दरवाज़ों से बाहर निकलूँ, इस छत को तोड़ के बाहर निकलूँ और कब अपने हैबिटेट, अपने जंगल में पहुंच जाऊं, ये वही जंगल जो इनका असली घर है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पोर्शन। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा एंड एट इट्स एंड, व्हाट कॉजेज दिस चेंज। नाउ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक जो पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है बेसिकली कि पहले तो बताया कि मून को ना थर्ड स्टैंजा के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, तो आपसे पहले हिस्से में ये पूछा गया है कि इस मून को, इस थर्ड स्टैंजा जो है उसकी शुरुआत में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और इसके अंत में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और जो बदलाव आए हैं वो बदलाव क्यों आए हैं। यानी शुरुआत में जिस तरीके से मून की आकृति थी, आखिरी में मून की आकृति में एक डिफरेंस आया, वो ये जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है। तो शुरुआत में मून किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एकदम क्लियर मून है, कोई कुछ भी उसके सामने कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर मून है। और आखिरी में जाते जाते क्या है, वो ब्रोकन मिरर उसको कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसके सामने ओक ट्री की शाखाएं आ गई हैं, ब्रांचेस, टहनियाँ, पत्तियाँ, ये सब आ गई हैं। तो पहले मून कैसा था? पहले मून एकदम इस तरह से एकदम क्लियर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टेंजा ख़त्म होने लगता है, तो ख़त्म होते होते तक क्या होता है, नहीं, ख़त्म होते होते जो चेंज क्यों आया वो हम बाद में बताएंगे। ख़त्म होने के बाद उसकी आकृति कैसे है, पहले आकृति ये है, बाद में क्या हो जाता है, बाद में उसकी आकृति ब्रोकन मिरर जैसी बताई गई है कि इस तरीके से कुछ। तो ये क्यों हुआ है, इस तरीके से क्यों हुई है, ये बदलाव क्यों आया है। तो ये बदलाव इसलिए आया है स्टूडेंट्स, आई थिंक आई एम एंजॉइंग ड्राइंग दिस, इसीलिए मैं ये बार बार बनाए ही जा रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी बनाया है इसको। खैर, देखिए इस तरीके से ये जो पेड़ है, तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या हो रही है, यहाँ बेसिकली ये बात हो रही है कि इस तरीके से जो पेड़ है ना वो उनके सामने आ गया है, तो वो ब्रोकन इमेज। अब ये हुआ क्यों, ये बदलाव आया क्यों, इससे ये ऐसे मून से ऐसा मून क्यों हुआ, ब्रोकन मिरर क्यों हुआ, क्योंकि जो ओक ट्री है सब दीवारें सब तोड़ ताड़ के उसने ब्रांचेस बाहर निकल आई हैं अब, और जब बाहर निकल आई हैं तो अब वो इसके सामने आ गई हैं, मून के सामने आ गई हैं। तो मून ऐसा हो गया है, और ये मून इस तरीके से
एक ब्रोकन मिरर जैसा हो गया और ऐसा लगता है मानो ओक ट्री पर एक क्राउन की तरह सुसज्जित है, एक ताज की तरह सुसज्जित है। स्टूडेंट्स, अब इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The poet describes the moon as a full moon in the beginning of the third stanza, but at the end of the stanza she describes it to be broken into pieces. Broken into pieces या broken mirror भी हम इसे कहेंगे क्योंकि आपके पोम में लिखा हुआ है ये। The change in the moon is because of the trees. The trees, देखिए यहाँ तक तो स्टार्टिंग में क्यों कैसा है और लास्ट में कैसा है वो बताया है, ठीक है, कि शुरू में कैसा था, फुल मून था एकदम, और बाद में ऐसा लग रहा था ब्रोकन, क्योंकि ब्रोकन पीसेस की तरह लग रहा था बाद में, ठीक है। अब ये रीज़न बताया गया है कि व्हाट कॉजेज दिस चेंज, किसकी वजह से ये चेंज आया, तो कारण बता रहे हैं। कारण है द चेंज इन द मून इज बिकॉज ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की वजह से ये कारण आया। द ट्रीज दैट अर्लियर वर इन द पोएट्स हाउस हैव नाउ रीच्ड द फॉरेस्ट, their long branches have cast a shadow on the full moon and now it appears to be broken into pieces like a mirror. इसका मतलब ये है the change in the moon is because of the trees that earlier were in the poet's house, जो घर में थी, have now reached the forest, बाहर निकल गई हैं अब वो जंगल जाने की तरफ, and their long branches have cast a shadow on the full moon and now it appears to be broken into pieces like a mirror. उसकी जो परछाई है वो एकदम उसके सामने आ रही है, मून के सामने आ रही है, और इसीलिए वो ब्रोकन इंटू पीसेस लाइक अ मिरर, यानी शीशे की तरह टूटा हुआ लग रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, यानी जब घर से बाहर जब पेड़ पौधे निकल गए हैं ये, तो घर का क्या हुआ, तो घर का क्या हुआ, द हाउस बिकम्स साइलेंट एज द फ्रेग्रेंस ऑफ द लीव्स एंड नेशंस which was like a voice urging for a change can no longer be smelled, यानी पहले जो घर के अंदर आप जिस खूबसूरती को कैद करके रखना चाहते थे, जिस ब्यूटी को आप पकड़ के जकड़ के रखना चाहते थे, अब वो जगह उसकी नहीं है। वो जो जिस खूबसूरती को या जिस नेचुरल ब्यूटी को आप अपने घर में लाना चाहते थे, यहाँ मैं बात कर रही हूँ पेड़ की, आप उसे वहाँ पर जकड़ कर नहीं रख सकते हो, वो अपनी जगह पर पहुँच ही जाएगी। तो वो जब बाहर जाने लगी और तो घर में क्या हुआ, घर में एक सन्नाटा सा छा गया, और जो खुशबू थी उस पेड़ की, यानी उसकी पत्तियों की, उसकी लिशन की, वो अपने साथ ही ले जा रहा था। अब पेड़ जहाँ जहाँ पेड़ जाएगा वहीं पत्तियाँ जाएंगी ना, ऐसा थोड़ी है पेड़ वहाँ उगेगा पत्ती यहाँ उगेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए यही बताया जा रहा है कि घर में सन्नाटा सा हो गया, और जो खुशबू पहले भीनी भीनी सी जो महक एक थी, अब वो नहीं है। तो ये अब ऐसा घर हो गया है, एक महक रहित घर एक ये हो गया है, और एक सन्नाटा सा यहाँ छा गया है। तो ये ही यहाँ पर बताया गया है कि घर की सिचुएशन जो है वो कैसी हो जाएगी। Then comes the third part. Why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? Could it be that we are often silent about important happenings that are so unexpected that they embarrass us? Think about this again when you answer the next set of questions. अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, और वो क्या है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पोएट ने डिपार्चर जो है ना, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी फॉरेस्ट मान लीजिए या ट्रीज, ये फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पर ट्रीज ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब घरों से पेड़ पौधे बाहर निकल गए, तो उसके बारे में तो इस पोएट ने कुछ भी अपने लेटर्स में नहीं लिखा है, ठीक है। क्यों, यही बताया गया था ना कि कुछ मेंशन नहीं कर रही है वो अपने लेटर्स में। रिमेंबर कि उसने she barely talked about these forests, these trees in her letters. क्यों, अपने लेटर्स के अंदर वो इन पेड़ पौधों के बारे में बात क्यों नहीं कर रही है जो घरों को छोड़कर जाना चाहते हैं। भाई आपको तो ये लगता है ना कि हम अपने जो पेड़ पौधे हम लेकर आए हैं, हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी पूरी तरीके से उनकी केयर होती है और देखभाल होती है उनकी, तो फिर आपको इस बारे में मेंशन करने में क्या जोर आ रहा है, या क्या ऐसा हो रहा है कि आप उनके बारे में मेंशन ही नहीं कर रहे हो। अपने लेटर्स में लिखना चाहिए ना, आप लेकर तो आ गए लेकिन आप सारी बातें कर रहे हो अपने लेटर्स में, लेकिन फॉरेस्ट का आपके घर को छोड़कर जाना ये मेंशन नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर लिखा है, एक संभावना आपको दी है, कारण बताने की कोशिश की है कि
क्या इसलिए नहीं बताया जा रहा है घर छोड़ने के बारे में? ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो घर छोड़ के जा रहे हैं, क्या इसलिए नहीं मेंशन किया जा रहा है क्योंकि ये जो हो रहा है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड है? यानी कभी इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं की थी कि कभी पेड़ भी घर छोड़कर जा सकते हैं, कभी उम्मीद नहीं की थी। और ये क्या हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी भरा है? एम्बैरस का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मतलब है। थिंक अबाउट दिस अगेन व्हेन यू आंसर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी वजह से क्या जो ये मेंशन नहीं किया गया है ना पेड़ पौधों के बारे में, क्या इस वजह से मेंशन नहीं किया गया है ख़तों में क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है कि कोई हमारे घर को छोड़कर जा रहा है। अब कोई हमारे घर को छोड़कर जा रहा है का क्या मतलब है? हमने यहाँ पर तो पेड़ मेंशन किया है, लेकिन पेड़ को मेटाफोरिकली क्या एक दिखाने के लिए यूज़ किया है? वुमेन। तो यानी कोई महिला आपके घर को छोड़कर अगर जाना चाहती है तो आप उसके लिए कुछ मेंशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए ये शर्मिंदगी भरा हो जाता है कि फाइनली उसको जिद करके दीवारें तोड़कर, यहाँ ये नेचुरल वे में बाहर नहीं निकल रहे, दीवारें वगैरह खिड़की तोड़कर बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये नेचुरल बाहर नहीं निकल रहे। मतलब उसी तरह कोई फीमेल भी अगर सारी बंदिशें तोड़कर वो बाहर निकल रही है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग ही है, क्योंकि ये इस बात का प्रूफ हो जाता है कि शायद उन्हें वो आज़ादी, वो केयर नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी, जिसके वो लायक थी। इसीलिए उन्हें एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ा कि उन्हें सारी बंदिशें तोड़कर ही फिर बाहर जाना पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछे जाने की कोशिश की गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ ये भी कहा है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस को इस बात को ध्यान रखकर आपको वो आंसर्स देने हैं आने वाले क्वेश्चंस के, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। The poet did not mention the departure of the forest from her house because it is a part of human nature to ignore the important matters of their life. We all know that trees are so important for our survival on earth, but still human beings are cutting them for making profits without even thinking of the aftermath. अब पहले तो जान लेते हैं आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कि बाद का जो असर होने वाला, आफ्टर इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन है कि कोई चीज़ हो जाए उसका बाद क्या रिजल्ट निकल रहा है उसका, ठीक है, उसे कहा जाता है आफ्टरमैथ, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पोएट है उसने डिपार्चर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर हो चुका है। हम इंसानों का ना एक रवैया ये हो गया है कि हम ना जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमें पता है ना स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, साफ़ सफाई रखना कितना ज़रूरी है, हम सबको पता है, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आलस है या बहुत ज़्यादा थकान हो गई कि अरे चलो छोड़ो बाद में साफ़ करेंगे, बाद में क्लीन करेंगे, है ना। ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम, चीज़ें वो छोटी हैं लेकिन हम उनको एकदम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी वर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। हमारे लिए पेड़ चाहे जंगल में हो चाहे घर में उगा हो हमारे लिए एक समान है, लेकिन नहीं, उसका एक उचित स्थान है। पेड़ की जगह जो है वो जंगल है, ठीक है, जहाँ उसे उगना चाहिए। अगर वो वहाँ ना उग के आप कहीं और उसे उगाओगे, कहीं और उसे पनपाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं पनपेगा, मुरझा ही जाएगा। इसीलिए जिसका जो कर्म है उसे वो करने ही देना चाहिए, उसके अंदर बाधा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इंसान अपनी आदत से मजबूर हैं और हर एक चीज़ में, हर एक नेचुरल प्रक्रिया के अंदर, जो प्राकृतिक प्रक्रिया एक होती है नेचुरल प्रोसेस, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते ही हैं। तो इसीलिए, और हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट ट्रीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑन अर्थ। क्या हम नहीं जानते कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? पेड़ नहीं होंगे तो क्या हमारे लिए जीना संभव है? नहीं, जीवन खत्म हो जाएगा। बट स्टिल ह्यूमन बीइंग्स आर कटिंग देम फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ द आफ्टरमैथ। मतलब पता होने के बावजूद भी हम ये हरकतें करते हैं। ये जंगल को, ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल को ख़त्म करने का ये जो हरकत है, उसके बावजूद हम कर रहे हैं ये सोचे बिना कि इसके बाद में इसका असर क्या होगा भविष्य में, ये सोचे बिना कर रहे हैं।
क्या हमें पता नहीं है? पता है, लेकिन क्या एहसास है? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे अगर इसकी तुलना की जाए, देखिए यहाँ पर तुलनात्मक तरीके से आपसे पूछा नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन मान लीजिए तुलनात्मक तरीके से या कंपैरेटिव वे में अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस एक्सप्लेनेशन के बाद फीमेल्स का भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से फीमेल्स को भी अपनी अपने सपने पूरे करने के लिए कई बार उन बाउंड्रीज़ को तोड़ना पड़ता है, जो मजबूरन तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इजाज़त ही नहीं मिलती है, उन्हें इतना स्पेस ही प्रोवाइडेड नहीं है जहां वो अपनी इच्छा जता सकें। तो आप बिल्कुल एक्सप्लेन अगर कंपैरेटिव उसमें पूछा जाए, तो अगर सिर्फ इतना ही मेंशन है तब लिखने की ज़रूरत नहीं, पूछा जाए तो ये पहले ये एक्सप्लेन करेंगे आप, उसके बाद फीमेल की जो एक सिचुएशन है उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what the poem might mean. Here are two suggestions. Can you think of others? यानी यहाँ पर आपने पोम को डिटेल में पढ़ लिया है, yes. We can begin to ask what the poet might mean, यानी poem might mean, यानी इस पोम से क्या मतलब निकल सकता है, वो अब हम आपसे पूछ सकते हैं, मतलब हमसे पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल पूछो, हमारे एकदम क्लियर है हमें। Here are two suggestions. दो suggestions हमें दिए गए हैं और बोला गया है कि can you think of others, यानी क्या दूसरे suggestions सोचे जा सकते हैं। देख लेते हैं क्या suggestion है। Does the poem present a conflict between man and nature? Compare it with a tiger in the zoo. Is the poet suggesting that plants and trees used for interior decoration in cities while forests are cut down are imprisoned and need to break out? यहाँ पर आपसे पूछा गया है a tiger in the zoo, इससे कंपेयर करिए, या इज़ द पोएट सजेस्टिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन इन सिटीज़ वाइल फॉरेस्ट आर कट डाउन आर इम्प्रिजन्ड एंड नीड टू ब्रेक डाउन। मतलब ये है कि जिस तरीके से जो फॉरेस्ट से जो पेड़ लाए जाते हैं, तो फॉरेस्ट जहाँ पे वो उगे हुए हैं ऑलरेडी, उनको तो ख़त्म किया जा रहा है और अपने घर पर लाए जा रहे हैं सजावट के सामान की तरह। तो यहाँ पर प्लांट्स और ट्री सजावट के सामान की तरह ला रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन की तरह ला रहे हैं शहरों के अंदर। क्या ये ठीक है? क्या ये उचित है? वेल, उचित तो बिल्कुल भी नहीं है। येस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। येस, there is a conflict, major conflict. Man is causing deforestation by cutting down the trees for his own use. अपने खुद के इस्तेमाल के लिए पूरा का पूरा जंगल खाली कर दिया है। On the other hand, he decorates his house with the trees. पेड़ों से घर सजाता रहता है। अब यहाँ पेड़ों से घर सजाते रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है स्टूडेंट्स कि पेड़ उगा रहा है अपने घरों में। इसका ये मतलब भी है कि पेड़ों का बहुत चीज़ों में जो इस्तेमाल होता है ना, बहुत ज़्यादा, जो सिर्फ शौकिया तौर पे है, ज़रूरत के तौर पे ना होके सिर्फ शौकिया तौर पे जो इस्तेमाल है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो इस्तेमाल भी करता है सिर्फ इसलिए ताकि हम डेकोरेट कर सकें, हमारे घर को सुंदर बना सकें। वी आर डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट्स, यानी बिना सोचे कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसका क्या परिणाम निकलेगा अंत में, ये सोचे बिना हम हमारे पर्यावरण को एकदम ख़राब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, सही नहीं है। और हमें हमेशा इस चीज़ के बारे में लेकिन ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम इसके बारे में ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाय क्लियरिंग अप द फॉरेस्ट वी आर एंडेंजरिंग आवरसेल्व्स, यानी अगर हम जंगल काट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ही खतरे में डाल रहे हैं। और हो सकता है कि कल को ये हो जाए कि इंसान नामक कोई स्पीशी बचे ही नहीं, और शायद ये दिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि हम खुद ही अपने नष्ट होने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं कि हमारा नामो निशानी मिट जाए। जंगलों को साफ कर देना उनमें से एक है। सो इज विद द एनिमल टू, यानी जानवरों के साथ भी सेम ऐसे ही होगा। वी आर ruining their natural habitat and killing them for our fun or food, but on the other hand we are keeping them in the cages on the pretext of safeguarding them by making sanctuaries and zoos.
So it is true that we are in a direct conflict with nature and making the other living beings prisoners, be it the trees or animals. देखिए, इंसान को कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा एक प्रगतिशील प्रजाति है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या प्रगति का मतलब यही है कि आप बाकी सभी स्पीशीज़ को या बाकी जो कुछ भी आपके अलावा मौजूद है उसे आप एकदम ख़त्म करने पर ही आ जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पूरा जो भी जानवर हैं उन्हें सिर्फ अपने शौक के तौर पे मार रहे हैं, चाहे शौक के तौर पे हो या ज़रूरत के तौर पे हो या उन्हें खाना खाने के क्योंकि नॉनवेज भी खाया जाता है, राइट, इसके तौर पे उसे मार रहे हों। लेकिन बस हम उन्हें मारे जा रहे हैं और उनका जो एक नेचुरल हैबिटेट है ना वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं। अगर मार भी नहीं रहे हैं तो भी उन्हें उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म कर रहे हैं। जानवर भी हर कहीं नहीं रह सकता, चाहे कुत्ते बिल्लियों, वाइल्ड एनिमल्स की बात नहीं है यहाँ पर, पेट की भी बात है। जो आपके पालतू जानवर भी होते हैं, हम अलग अलग जानवर अपने घर में पाल लेते हैं, उन्हें बहुत लाड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ हम कंसर्न रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस तरीके का माहौल और वातावरण हम उन्हें दे रहे हैं उनके लिए क्या वो वही वातावरण एकदम उचित है। कई घरों में बिल्कुल ऐसा है कि उन्हें जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन अनजाने में ही ये गलती होती है कि जो हैबिटेट उन जानवरों के लिए नहीं है उस हैबिटेट में उन्हें रखा जाता है, उस तरीके का खाना पीना उन्हें दिया जाता है जिस खाने पीने के लिए वास्तव में वो बने ही नहीं है। यानी हर एक जानवर की भी अपनी एक डाइट होती है। इनफैक्ट जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये इस तरीके के जानवर होते हैं। तो आप एक कार्निवोरस को अगर सिर्फ हर्ब्स देंगे या सिर्फ एक वेज खाना देंगे तो शायद उसका जो एक ग्रोथ है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, जो नेचुरल हैबिटेट की वजह से उसका जो नेचुरल एक खान पान है उससे जो उसका एक ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाएगी। यानी हर एक जानवर का भी अपनी एक खुराक होती है, हर एक पेड़ की अपनी एक खुराक है। आप हर एक पेड़ में किसी भी सीज़न में किसी भी मौसम में कोई सी भी खाद नहीं डाल सकते हो, उसका भी एक समय होता है, राइट। तो अगर उसके अंदर कुछ भी इधर उधर या गड़बड़ की जाती है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में बहुत नुकसान होता है और धीरे धीरे वो नुकसान बढ़ता चला जाता है। और यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है स्टूडेंट्स। इसके अलावा वी आर कीपिंग देम इन द केजेस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेफ गार्डिंग देम, मतलब हम उनको किस तरीके से कि भाई हम तो जानवरों को बचाना चाह रहे हैं, इस नाम पर हम क्या करते हैं उनको केजेस के अंदर, केज क्या होती है, एक तरीके की जेल ही हो गई, तो जेल के अंदर उन्हें बंद, पिंजरे में उन्हें बंद कर देते हैं। केज बेसिकली होता है पिंजरा, पिंजरे में उन्हें बंद कर देते हैं, ठीक है। सर्कस में भी, सेंचुरीज, जूज, यहाँ पर हम उनको एक तरीके से बंद ही कर देते हैं, राइट। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज़ ट्रू दैट वी आर इन अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर। हम एकदम सीधे सीधे एक डायरेक्ट हमारा उनके साथ एक बहस ही छिड़ी हुई है, एक जंग ही छिड़ी हुई है नेचर के साथ, क्योंकि हम एकदम उसकी खिलाफत में खड़े हैं। जबकि नेचर एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स जिसके हमेशा साथ होना चाहिए हमें, क्योंकि नेचर जो हमें देती है और जो दे सकती है वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता। हमें उसकी जितना हो सके उसकी उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू समझनी चाहिए। एंड मेकिंग द अदर लिविंग बींग्स प्रिजनर्स, और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें हम क्या बना रहे हैं? कैदी। और कहते क्या है कि हमने इन्हें सुरक्षा कवच दे रखा है, बी इट द ट्रीज और एनिमल्स, भले ही जानवर हों या पेड़ हों, उनको अगर आप कैद में रख लोगे तो कैद किसी भी रूप की कैद हो, वो किसी भी रूप में आज़ादी हम उसे नहीं कह सकते। ये कह दें कि सेंचुरीज़ में है या ज़ू में है, हम इन्हें खाना पीना सब देते हैं, लेकिन वो एक ऐसी कैद है जो शायद आपको सीधे सीधे नज़र ना आए, शायद आपको वो सलाखें नज़र ना आए, लेकिन वो एक बाउंड्री वॉल इस तरीके की है कि आप जो ये ट्रीज़ और एनिमल्स हैं उसे तोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हम उन्हें ग्रो नहीं कर रहे, पनपा नहीं रहे, बल्कि उन्हें और डैमेज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। On the other hand, Adrienne Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एड्रियन रिच ने इसके अंदर ह्यूमन बींग्स को बताया गया है ट्रीज़ के थ्रू, राइट। ह्यूमन बींग्स, वुमेन। तो
तो यहाँ पर ये एक रिकरेंट इमेज है इनकी पोएट्री में, यानी एक इम्पॉर्टेंट और अक्सर इस्तेमाल होने वाली एक इमेज है क्योंकि फेमिनिस्ट पोएट रही हैं। कौन सी न्यू मीनिंग्स निकलते हैं इस पोम से अगर आप इस ट्रीज़ को सिंबॉलिक तौर पे लेते हैं, यानी अगर आपको इन ट्रीज़ को कंपेयर करना हो या दर्शाना हो, कुछ और चीज़ों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करना हो अगर ट्रीज़ का, तो वो और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम देख लेते हैं इसका written explanation. If they are to be taken as a symbol for human beings, then the poem will define the efforts of humans to free themselves from the clutches of the desire to achieve everything. All the human beings are under a constant pressure of being at the top in every field. Either they are forced by their own desire of doing so, or there is a constant peer pressure on them. So the human beings will set themselves free from this race and try to live a happy and peaceful life. कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। बेसिकली इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर ट्रीज़ और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर किया जा रहा है तो और क्या क्या उसके अर्थ निकल कर आ रहे हैं। जैसे एक अर्थ तो क्या निकला था ह्यूमन बींग्स या वुमेन के साथ जो कंपेयर किया गया था वो क्या था कि किस तरीके से औरतों को आज़ाद नहीं रहने दिया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए वो घर से बाहर निकलना चाह रही हैं। अगर एक और मीनिंग निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं हम, जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो ये है कि किस तरीके से जो है महिलाएं या फीमेल्स या पूरी इंसानी जाति, उन्हें किस तरीके से रोका जाता है या बांध दिया जाता है। यहाँ सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, मैन वुमेन एवरीवन, जिन्हें कई बार कौन रोक देता है उनकी प्रगति, उन्हीं के अपने घर वाले, किसी ना किसी वजह से कि ये करना ठीक नहीं है, ऐसे मत करो वैसे मत करो। पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो, क्या ज़रूरत है, यहाँ पर भी तो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पढ़ लो, है ना, ये सब बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कांस्टेंट प्रेशर के अंदर है, यानी कहीं ना कहीं लगातार उन पर एक प्रेशर बना हुआ है कि जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते जिन्हें करना चाहते हैं, ठीक है। तो हर इंसान के साथ ये है। दूसरा एक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर ये होता है कि जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, टॉप आना है, ठीक है, टॉप आना है तो आप टॉप पर आओ, फर्स्ट पोजीशन लेकर आओ। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोजीशन लाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपका खुद का एक रुझान है, आप खुद चाहते हैं कि हाँ मैं पढ़ूँ और एकदम टॉप करूँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मेहनत करना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लगातार आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहे कि चलो नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी है, फर्स्ट आना है, नहीं आगे, तो ये मोटिवेशन नहीं होता। जिन लोगों को लगता है कि वो मोटिवेट कर रहे हैं सब कुछ बोलकर, तो ये बिल्कुल गलत है, ये मोटिवेशन नहीं होता। हर वक्त आप एक भार महसूस करते हैं। जिस भी बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को ये हर वक्त सुनना पड़ता है कि आपको यही करना है, आपको टॉप आना है ये, और आपको फर्स्ट पोजीशन आनी है, सबको पीछे पछाड़ देना है, हर वक्त जिस व्यक्ति को ये सुनना पड़ रहा है वो एक कांस्टेंट प्रेशर में है, मोटिवेट नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हाँ, एक डिसिप्लिन एक अलग बात है, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर आप सामने वाले को अगर प्रेशराइज कर रहे हो तो वो भी उचित नहीं है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि किसी को मोटिवेट करना है तो किस तरीके से उसे मोटिवेट किया जाता है, तो क्या कहा जाता है, एनकरेज करने के लिए क्या कहा जाता है, और किस तरीके से डिसिप्लिन में रहा जाता है। डिसिप्लिन को या मोटिवेशन को किसी भी तरीके से स्ट्रेस और हर वक्त प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर से कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। Either they are forced by their own desire of doing so, or there is a constant peer pressure on them. So the human beings will set themselves free from this race and try to live a happy and peaceful life. तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर है, अपने आप को उस कांस्टेंट प्रेशर से आज़ाद करना चाहते हैं, जिस तरह से पेड़ अपने आप को उस बंदीवारी से आज़ाद करना चाहता है, और उस बंदीवारी को तोड़कर ये लोग बाहर निकलना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इन्हीं पेड़ों की तरफ बाहर निकलना चाहते हैं ताकि एक शांति भरा जीवन व्यतीत कर सकें जो एकदम खुशनुमा हो। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझ में आ गया होगा। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अब आपके सामने आपके इसी पोएम में एकदम लास्ट में होमोफोम्स करके आपको एक सेक्शन दिया गया है। अब ये होमोफोम्स होते क्या है, आइए जान लेते हैं।
Can you find the words below that are spelled similarly and sometimes even pronounced similarly but have very different meanings? Check their pronunciation and meaning in a dictionary. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि नीचे आपको कुछ इस तरीके के वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी जो स्पेलिंग है वो भी सिमिलर सी होती है. सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर, एंड समटाइम्स इवन प्रोनाउंस्ड सिमिलरली. सिमिलर, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं, बट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग, मतलब एकदम अलग है. चेक देयर प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग इन अ डिक्शनरी. ठीक है, हम उसका डिक्शनरी में हमको ये मीनिंग देखना है. अब कुछ मीनिंग्स तो यही है, तो यहाँ पर क्या है? द डंप वॉज सो फुल दैट इट हैड टू रिफ्यूज़ मोर रिफ्यूज़. तो यहाँ दो वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है. तो यहाँ पर स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो सेम है, लेकिन क्या मीनिंग सेम है? बिल्कुल नहीं. क्या मीनिंग है? यहाँ पर है डंप जो है वो इतना फुल था दैट इट हैड टू रिफ्यूज़ मोर रिफ्यूज़. क्या मीनिंग है यहाँ पे? यहाँ पर तो रिफ्यूज़ का मतलब आ रहा है रिजेक्शन. क्या मतलब है? रिजेक्शन. बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज़ हियर? यहाँ पे रिफ्यूज़ का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये जो रिफ्यूज़ है, सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी सेम नहीं है. ये है रिफ्यूज़ और ये है रेफ्यूज़. ये मैं आपको लिखकर भी अभी समझा दूंगी. पहले मीनिंग देखते हैं. देखिए, इसका मीनिंग तो आपको मालूम ही है. पहले वाले का मीनिंग क्या है? रिजेक्शन, यानी किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या रिफ्यूज़ कर देना या किसी को मना कर देना कि नहीं, ये नहीं चाहिए, एकदम मना हो जाना किसी चीज़ को लेकर. फिर आता है रेफ्यूज़. रेफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? रेफ्यूज़ का मतलब होता है वेस्ट, यानी कचरा या फालतू कोई चीज़. ठीक है, वेस्ट कह सकते हैं, लिटर भी कह सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़ जो यूज़फुल नहीं हो रही हो या जो काम में ना आ रही हो. ठीक है, और डंप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डंप यार्ड अगर आप जानते हो तो डंप का मतलब बेसिकली होता है ऐसी जगह जहाँ पे कचरे को फेंका जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब है कि जो डंप यार्ड है, यानी एक तरीके से मान लीजिए कचरा पात्र के तौर पे इसको ट्रीट कर लीजिए. कचरा पात्र नहीं होता, ऐसी जगह होती है जहाँ कचरे को फेंका जाता है. ठीक है, वो जगह बेसिकली कचरा फेंकने के लिए ही होती है. ठीक है, तो वो जगह जो है वो इतना ज़्यादा कचरा वहाँ पर हो गया था कि उसने कचरे लेने के लिए ही मना कर दिया. रिफ्यूज़ मतलब रिजेक्शन, मना भी लिख सकते हैं ना हम इसे. और ये रिफ्यूज़ क्या होता है? एक तरीके से वेस्ट, लिटर या कचरा ही यहाँ पर हम लिख देते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहा? और ये डंप क्या है? जहाँ पे कचरे को फेंकने की जगह. ठीक है, ये भी यहाँ पर लिख देते हैं, कचरा फेंकने की जगह. तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कचरा फेंकने की जगह इतनी ज़्यादा भर गई थी, मतलब इतना ज़्यादा कचरा वहाँ फेंका जा चुका था कि उस जगह ने भी और कचरा लेने से मना कर दिया. ठीक है, तो इसका ये मतलब निकल कर आता है. अब इसका एक बार हम देख लेते हैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है. तो रिफ्यूज़ का जो होता है ना, वो एक तरीके से होता है रिफ्यूज़. ठीक है, रिफ्यूज़ यानी रि की मात्रा आती है, एक तरीके से देखा जाए तो रि कहेंगे रिफ्यूज़. और रेफ्यूज़ होता है रेफ्यूज़. ठीक है, रे वाली मात्रा आती है तो रेफ्यूज़. तो वैसे तो इसे रे कहा जाता है, लेकिन हिंदी में कहा जाता है तो रे. ये इंग्लिश में हमें जब बोलना है तो वो रे आता है, तो रेफ्यूज़. ठीक है, रे करके ऐसा कोई साउंड होता नहीं है इंग्लिश के अंदर. ठीक है, तो रेफ्यूज़ ये सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए किस तरीके से इनके प्रोनाउंसिएशंस में डिफरेंस है. तो यहाँ पर एक की मात्रा आ रही है, वहाँ एक की मात्रा आ रही है. ठीक है, रिफ्यूज़ और रेफ्यूज़. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा. इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ है When shot at, the dove
डोव इनटू द बुशेस, यानी जब गोली चलाई गई तब जो है डव, डव क्या होता है? डव होता है सफ़ेद कबूतर जो शांति का प्रतीक है। एक्चुअली सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाता है, स भी एग्जैक्ट नहीं आता। सफ़ेद कबूतर, ठीक है, सफ़ेद कबूतर। और ये वाला जो DOVE है वो क्या है? वो क्या है? इससे पहले वाले को तो कहेंगे डव, ठीक है, डव। सेकंड वाला क्या है? डोव, डोव है। अभी कैसे पता चला डोव है? इसका सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जब बंदूक चलाई गई तो जो सफ़ेद कबूतर है वो कूद के झाड़ियों में छुप गया, यानी कूद के झाड़ियों में छिप गया। तो ये जो डोव है ना, मतलब एक डाइव लगाई तो कूदा, मतलब डाइव यानी छलांग लगा के, बेसिकली डाइव का मतलब ये होता है ना एकदम छलांग लगा देना, ठीक है, तो छलांग लगाई, तो ये है डोव। अब ये है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में यहाँ पर ये सेकंड वर्ब यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ही डोव इनटू द बुशेस, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। तो यानी डाइव की जो सेकंड फॉर्म होती है, डाइव हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है? डोव है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है डाइव की? वो भी बेटा डोव ही होती है, वो भी डोव ही होती है। लेकिन यहाँ हमें क्यों पता चल रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है? सेंटेंस पढ़ के अच्छे से समझ में आ गया है कि ये डोव है, क्योंकि यहाँ पर वो छुप रहा था नहीं लिखा है, छुप गया था नहीं लिखा है, या छुप रहा होगा तब छुप रहा होगा था, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो सेंटेंस मुझसे लास्ट वाला जो मैं उदाहरण दे रही थी मेरे से बोलते ही नहीं बना कि छुप रहा होगा उस समय, ये बेसिकली मैं कहना चाह रही थी, ठीक है। ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है? छुप गया, जब बंदूक चली तब जो सफ़ेद कबूतर है वो झाड़ियों में छलांग लगा के छुप गया, ये बेसिकली सेंटेंस है प्रॉपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका मीनिंग आपको होपफुली समझ में आ गया। प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं? जो सफ़ेद कबूतर है उसे कहा जाता है डव, और ये DOV जो छलांग वाला है उसे कहा जाता है डोव, ठीक है। और ये डोव जो है वो डाइव शब्द का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई होप इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। देन कम्स अ थर्ड एग्जाम्पल, जो कि क्या है? द इंश्योरेंस वॉज इनवैलिड फॉर द इनवैलिड। इसका क्या मतलब है? जब हम इंश्योरेंस भी करवाते हैं, इंश्योरेंस क्यों होता है? जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब होता है कि अगर जीवन ना बचे मान लीजिए, तो उसके बाद आपने अगर इंश्योरेंस जो करवाया हुआ है तो आपके बाद वो पैसे आपकी फैमिली को मिल जाते हैं। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसा नहीं कि ईजिली कोई कैसे भी करा सकता है। मान लीजिए अगर ऑलरेडी आपकी तबीयत पहले से ही ख़राब है और फिर आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, तो वो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब ये पता है कि हाँ आप नहीं ही बचने वाले हैं, तो क्यों ही आपका इंश्योरेंस करवा के कोई पैसों का नुकसान झेलेगा? कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों ही करेगी? ये बेसिकली, और अगर इंश्योरेंस है तो फिर वो बहुत महंगे इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। मतलब मे बी अलग अलग तरीके से हों, हमें यहाँ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ ताकि आपको ये दो जो वर्ड्स जो सेम या सिमिलर आए हैं बेसिकली, वो क्या मतलब है। तो यहाँ पर तो इनवैलिड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड का मतलब है जो सही नहीं, उचित नहीं, मतलब ये इस चीज़ के बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, इसे हटा दो, ये इनवैलिड है, इसके अकॉर्डिंगली है ही नहीं किसी चीज़ ये चीज़, ठीक है। यानी इंश्योरेंस जो है वॉज इनवैलिड फॉर द इनवैलिड। यहाँ क्या मतलब है इसका इनवैलिड का? यहाँ पर प्रोनाउंसिएशंस क्या है, ध्यान से सुनिए। ये जो इनवैलिड है कि ये इट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब इनवैलिड का जो मतलब है इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसे होगा? इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड किस तरीके से? ये हम इन बोल ही रहे हैं इजीली, फिर वैलिड कैसे लिखेंगे? वी है, उसके बाद ए, वैलिड, वैलिड, ठीक है। या इसका पूरे का अगर मैं अच्छे से और बताने की कोशिश करूं तो इस तरीके से,
वे तो ये वे नहीं, वे मतलब कंटिन्यूएशन में बोला जाता है, ठीक है। वैलिड आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है और सेकंड वाले का प्रोनाउंसिएशन है इनवैलिड, यानी वहाँ पर अ नहीं आता। तो यहाँ पर इस वाले इनवैलिड का मीनिंग क्या है? विच इज़ ऑफ नो गुड यूज़, जो कि इस काम का नहीं है, ये एकदम गलत है, अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन इस इनवैलिड का क्या मतलब है? इस इनवैलिड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो, बहुत बड़ी बीमारी से या समस्या से जूझ रहा हो, उसे कहा जाता है। पेशेंट नहीं कहेंगे बेसिकली इसको, पेशेंट नहीं, बेसिकली सिर्फ ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर एक किस्म से वो क्लाइंट हो गया है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस एजेंट का। तो वो एक व्यक्ति ऐसा जो ऑलरेडी किसी क्रोनिक डिजीज़ से गुजर रहा हो। क्रोनिक डिजीज़ जो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, तो ऐसे से जो गुजर रहा हो तो उसे कहा जाता है इनवैलिड। यानी कोई भी जो इंश्योरेंस है वो एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक इनवैलिड व्यक्ति है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमारी से, किसी क्रोनिक डिजीज़ से जूझ रहा हो, उसके लिए जो इंश्योरेंस है वो इनवैलिड हो जाता है, मतलब उसके लिए लागू नहीं रहता, वो सही नहीं रहता, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर हिम। तो मीनिंग और प्रोनाउंसिएशंस, आई होप स्टूडेंट्स आपको इन दोनों के ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और होमोफोन्स क्या होते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सोल और सोल, स्पेलिंग सेम नहीं है, सिमिलर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है। ये सोल है जो जूते का तला होता है, सोल वो, और ये सोल है आत्मा, ठीक है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे वर्ड्स आप ढूंढिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में भले 1 मार्क का सही, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। होपफुली आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का जो वीडियो है वो होता है एंड। होपफुली सभी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, होमोफोन्स समझ में आया होगा, किस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, सिमिलर होते हैं, स्पेलिंग्स और सिमिलर होती है, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होते हैं, लेकिन मीनिंग्स जो होते हैं एकदम डिफरेंट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12। सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसको बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, आपको कुछ पे नहीं करना है इसका। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। और आपको www.magnetbrains.com पर भी सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। बाकी चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे साथ अपनी तैयारी पक्की रखें, एकदम अपना ध्यान रखें। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।